बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 बायोजेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 टॉपिक है हमारा रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। वहाँ पर हमने बात की थी कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट के बगैर और क्लोरोफिल के बगैर नहीं होगी। तो रोल ऑफ लाइट और क्लोरोफिल फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है, ये हमारा टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो आपको दिखाता है कि जो लाइट है उसका क्या रोल है फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जो सनलाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल इसको अब्जॉर्ब करता है और देन इसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी जो है वो फिर क्या करती है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको ड्राइव करती है या फिर आप कह सकते हैं चलाती है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि टोटल जो लीफ है उसके ऊपर जो टोटल लाइट पड़ रही होती है उसके अंदर से सिर्फ 1% लाइट जो है वो अब्जॉर्ब होती है, बाकी की लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वो वापस चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ 1% लाइट जो है वो क्या होती है, हमारे पास इस्तेमाल होती है। इसी तरह जो लाइट है इसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट होती हैं, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो हमारे पास लाइट है उनकी डिफरेंट ही इफेक्टिवनेस होती है। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो हर एक जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो मौसर है, जो है उसका फोटोसिंथेसिस के अंदर डिफरेंट जो है वो उसका रोल है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि वाइट लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं जब हम उसको प्रिज्म में से पास करें। तो इसी तरह जो आपको बताता है आपको कि जो ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइट है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो ये परफॉर्म कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक टर्म दी गई है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है आपके फोटोसिस्टम क्या है आपके पास, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसी तरह प्लांट के पास जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली, पिगमेंट्स आपके पास होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट है, वेवलेंथ्स मीन डिफरेंट कलर की जो लाइट है वो आपके पास क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जितने भी ऐसे पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं आप उनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हो। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये क्लस्टर्स की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में जो है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होते हैं। तो इन सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम फोटो सिस्टम का नाम देते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास वो बताता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो क्या करता है, वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोफिल ए परफॉर्म कर रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्लोरोफिल बी और कैरेटिनॉइड्स भी मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल बी और कैरेटिनॉइड्स जो हैं ये क्या हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं। एसेसरी आप समझ लें कि बस वो क्लोरोफिल ए की हेल्प करने के लिए इजाफी पिगमेंट्स जो है वहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी कुछ वेवलेंथ्स हैं, कुछ लाइट ऐसी है जो कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एसेसरी पिगमेंट्स नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। और कुछ वेवलेंथ्स हमारे पास ऐसी हैं जो कि एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इस तरह ये जो है ये क्लोरोफिल आपके पास जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, मिलजुल के वहाँ पर काम करते हैं और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। पिगमेंट्स की डेफिनेशन जो है मैंने आपको बता दी है कि पिगमेंट्स क्या हैं, किस तरह के सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले आपको लिमिटिंग फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो क्या चीज़ है। लिमिटिंग फैक्टर कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट का फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स कोई भी चीज़ ऐसी जो कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, जिसके जो है वो कमी होने से, एब्सेंस होने से या फिर उसकी डेफिशिएंसी होने से, राइट। जो क्या है, जो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है या कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रेट है उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग फैक्टर, राइट। कोई भी ऐसा फैक्टर इन्वायरमेंट के अंदर जिसके एब्सेंट होने से या फिर उसकी कमी होने से, डेफिशिएंसी होने से जो रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ऐसे फैक्टर को आप क्या कहोगे, लिमिटिंग फैक्टर्स कहोगे। फॉर एग्जांपल वो आपको बताता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लिस्ट दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन। इसके अलावा वाटर भी जो है ये आपके पास क्या कर सकता है, लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है। किस तरह से एक्ट कर सकता है, यहाँ पर अभी हम इसको नीचे देखते हैं। सबसे पहले वो आपको बताता है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। लाइट इंटेंसिटी के बारे में वो आपसे ये यहाँ पर ये बताना चाहता है कि अगर जो है वो लाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये जो मैंने ऊपर आपको एरो अपवर्ड और डाउनवर्ड एरो बताए गए हैं, इसका यही मतलब है कि अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा नहीं परफॉर्म हो रही होगी, बल्कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक कांस्टेंट रेट के ऊपर परफॉर्म हो रही होगी। इसी तरह टेम्परेचर के अंदर अगर डिक्रीज़ आता है
तो फोटोसिंथेसिस भी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन उसकी सर्टन लिमिट है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा परफॉर्म होने लग जाएगी, नहीं, अप टू सर्टन लिमिट जो है वो इंक्रीज़ होगी, फिर उसके बाद जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वो आपको बताता है कि आपके पास इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या इफ़ेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका जो रेट होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा स्पीड के ऊपर परफॉर्म हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपके पास लिमिटेशंस हैं। अगर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल से इंक्रीज़ कर जाती है, एक सर्टन लेवल है आपके पास, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्टोमेटा हैं, जो ओपनिंग्स हैं, जो पोर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे, और ताकि जो है वो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है उसको क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे डिफरेंट लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, लाइट है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा वो कहता है वाटर भी आपके पास लिमिटिंग फैक्टर है। तो ये सारे लिमिटिंग फैक्टर को जो है वो आपने देख लेना है, बुक से अच्छे तरीके से आपने इसको कंसल्ट कर लेना है। नेक्स्ट पे हमारे पास टॉपिक है रेस्पायरेशन का, कि रेस्पायरेशन क्या है। रेस्पायरेशन का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेस्पायरेशन जो है वो क्या होती है। यहाँ पर आपके पास अक्सर जो है वो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होती है। जिस तरह हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं ये क्या करते हैं, हम लोग फूड को ईट करते हैं। फूड हम क्यों ईट करते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और फूड के अंदर जो है वो किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, CH मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है ये मौजूद होते हैं। और क्या होता है कि CH बॉन्ड्स की, इन CH बॉन्ड्स की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और क्या होता है कि ये जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, CH बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होती है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, और एनर्जी भी जो है वो रिलीज़ होती है, जिसको हम अपनी रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास जो सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस जिसके अंदर सेल जो है वो एक आपका एनर्जी बना रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन आपके पास जो है यहाँ पर, जिस तरह आपके पास अगर आप कोई भी फ्यूल जो है उसको अगर आप बर्न करते हैं, कोई भी अगर आप ईंधन जलाते हैं तो आपको पता है कि उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और वहाँ पर जो है वो लाइट, आपके पास एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। इसी तरह आपके पास जो फूड है, फूड के अंदर अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन आपके पास फ्यूल है, जो कि हमारा सेल जो है उसको यूज़ करता है एनर्जी पर्पज़ के लिए। अब ये जो आपके पास रेस्पायरेशन है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन, दिस वन, ये वाला पॉइंट, एक होता है हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, आइए हम इसको इस टेबल में से देखते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले वो आपको बताता है, अगर हम ये वाला पॉइंट सबसे पहले देख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एरोबिक रेस्पायरेशन ऐसी रेस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पायरेशन ऐसी रेस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और एनारोबिक रेस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। सेकेंड डिफरेंस अगर आपको बताता है कि एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, मतलब ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली टूट जाता है, जबकि जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है इसके अंदर जो ग्लूकोज है इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर नहीं टूट पाता, ठीक है। और जिसकी रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज मुकम्मल तौर पे टूट जाता है, कंप्लीट उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। आपने इसका भी ये पॉइंट बना लेना एनर्जी का भी, कि एरोबिक रेस्पायरेशन में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज पूरा नहीं टूट पाता, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या होती है, कम रिलीज़ होती है। तो ये एनर्जी का पॉइंट जो है ये आपने यहाँ पर खुद से बना लेना है, ठीक है।
अब हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक 6 कार्बन कंपाउंड दिखाया गया है। ये 6 कार्बन एक कंपाउंड आपके पास क्या है, एक्चुअली यही आपके पास ग्लूकोज है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब हो रही होती है तो ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर इसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। और इन 3 कार्बन कंपाउंड्स को आप पायरोविक एसिड का नाम देते हैं, यहाँ नीचे भी लेबल भी कर दिया गया है। और फिर क्या होता है सेकेंड फेज में, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है इनकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होती है और ये किसके अंदर टूट जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और क्या होती है कि यहाँ पर एनर्जी आपके पास रिलीज होती है। अगर इसके ऑपोजिट हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो आपको दिखाता है कि 6 कार्बन कंपाउंड जो है 6 कार्बन कंपाउंड जो है आपके पास, उसकी 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन तो होती है। फर्स्ट फेज़ तो इसकी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में है, लेकिन इसकी सेकंड फेज़, सेकंड स्टेज जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। किस तरीके से, यहाँ पर जो 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर नहीं टूटेगा, बल्कि वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड के अंदर, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड के अंदर जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होगी। अब अगर वो अल्कोहल के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड के अंदर होता है तो क्या होता है, अभी हम देखते हैं उसको। यहाँ पर आपने एरोबिक रेस्पिरेशन की बेसिक इक्वेशन उसने आपको दी हुई है, ये आपने देख लेनी है कि ग्लूकोज जो है इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, C6H12O6 आपके पास ग्लूकोज का फार्मूला है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ब्रेकडाउन होती है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। आइए अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स देखते हैं। जिस तरह कि मैंने अभी आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये आपके पास दो तरह की होती है। एक होती है आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होती है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये दोनों ही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ले लेना है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपके पास बैक्टीरिया के अंदर होती है और ईस्ट के अंदर जो है वो होती है। ईस्ट क्या होती है, हमने जो है लास्ट आपके जो चैप्टर नंबर 3 था वहाँ पे हमने देखा था इसको, जो है किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ईस्ट के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर ये जो है आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो हो रही होती है। और इसके अंदर होता क्या है, जो पायरुविक एसिड है उसकी ब्रेक डाउन होती है इथाइल अल्कोहल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। जो आपके पास पायरुविक एसिड है उसकी किसके अंदर ब्रेक डाउन होगी, इथाइल अल्कोहल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन होगी। जबकि आपके पास जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ पर हो रही होती है, ये हमारे स्केलेटल मसल, जो हम इंसान हैं, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर जो है वो हो रही होती है। और ये कब होती है, जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर रनिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है ये हमारे अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो हो रही होती है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं, दूध के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की आपके पास इक्वेशन क्या है कि पायरुविक एसिड जो है वो किसके अंदर उसकी ब्रेक डाउन होगी, लैक्टिक एसिड के अंदर जो है वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये है आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इन दोनों का डिफरेंस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और इसकी बेसिक इक्वेशन क्या है ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड नेम जो है वो क्या है, फर्मेंटेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपके पेपर में सवाल आ सकता है, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स बना के दिए हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या इंपॉर्टेंस है कि अर्ली लाइफ जो थी वो रिस्पायर एनारोबिकली। क्या मतलब इस बात का, जब ये ज़मीन बनी तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो उस टाइम यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स रहते थे, यहाँ ब्रैकेट में बताया गया है कि उन ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स का नाम देते थे, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो ऑक्सीजन के बगैर ही क्या करते थे, वो मतलब वहाँ पे उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती थी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स कहते हैं। और एनारोब्स जो हैं वो आपके पास क्या है, तो मतलब आपकी जो हमारी अर्थ है इसके अंदर जो सबसे पहले जो लाइफ थी, अर्ली लाइफ जो थी, वहाँ पर ये मौजूद थे। और हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई, और ये अपनी एनर्जी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से लेते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन जो थी वो थी ही नहीं उनके अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती थी। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है
उसके अंदर बताया गया है कि स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन, जो कि अभी हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर भी बात की कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर फिर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं बल्कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो आपके पास फर्मेंटेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो इसकी हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह जो फर्मेंटेशन है, ये साइंटिस्ट जो है वो इसको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जो फंजाई और बैक्टीरिया की ये जो एबिलिटी है फर्मेंटेशन की, इसको साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? मैन काइंड की, मतलब इंसानियत की खिदमत के लिए। किस तरह से हमें वो जो है वो इनकी फर्मेंटिंग एबिलिटी जो है वो फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो अभी आप लोग सुन के जो है वो शायद थोड़ा सा हैरान भी हों, क्योंकि हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारे जो है ये हम फर्मेंटेशन का जो है ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जो चीज़ बन रही होती है, चीज़ जो है अक्सर हम डिफरेंट हमारे जो हम जो है कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो चीज़ और योगर्ट, दही जो है आपके पास, ये क्या होता है कि बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन की वजह से आपके पास चीज़ और योगर्ट जो है वो बनती है। इसी तरह हमारे पास जो ब्रीविंग और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रीविंग मीन्स आपके पास जो मशरूबात की और बेकिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर हमारे पास ये केक्स वगैरह आ जाते हैं, बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, वहाँ पर हम जो है वो ईस्ट की जो है फर्मेंटेशन एबिलिटी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, जो हम जो है वो केक अगर हम घर में बेक करें तो हम उसको फुलाने के लिए जो है वो बेकिंग पाउडर का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेकिंग पाउडर आपके पास क्या है? एक्चुअली ईस्ट है आपके पास, ठीक है। तो ईस्ट जो है वो बेकिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह सबसे कॉमन चीज़ जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही होती है, सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो क्या है आपके पास, जो एक फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस, ठीक है, एक फंगस है उसका नाम है एस्परजिलस। तो फंगस एस्परजिलस की जो फर्मेंटेशन एबिलिटी है, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास सोया सॉस बनता है और हम उसको जो है वो डिफरेंट अपने फूड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आपने रीड आउट कर लेना है। आपके पास एक ब्लू बॉक्स था, वो हमारे पास रह गया था रेस्पिरेशन के टॉपिक के साथ, कि जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तो फूड की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन है इसकी रिडक्शन हो जाती है वाटर के अंदर। विद दिस वी एंड टुडेज़ टॉपिक। आपने इसको बुक से जो है वो रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर आप लोग ये रेस्पिरेशन का टॉपिक रीड नहीं किया होगा तो आपके लिए नेक्स्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।